हाँ, तो क्या हुआ यहां पे, हाँ, मैक्सवेल ने लिखा, सबसे पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, इन्होंने लिखो, इन्होंने बताया ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, राइट डाउन, ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड is a source of is a source of changing electric field. A time varying magnetic field is a source of changing electric field. इन्होंने क्या बताया, फराडे लॉ के हिसाब से, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ, फराडे लॉ ने क्या बताया था, फराडे लॉ ने ये बताया था कि अगर कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है, यानी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, वो क्या करता था, ईएमएफ प्रोड्यूस करता था, है ना, पता, क्लियर है। तो बताया उन्होंने कि फराडे लॉ के हिसाब से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इसी बात पे इन्होंने आर्गुमेंट किया मैक्सवेल ने, और उन्होंने ये बताया कि जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है, तो फिर से वही नेचर लव सिमेट्री, है ना, जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करना चाहिए। उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया, ठीक है, कि जब तुम चेंजिंग मैग्नेटिक से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ला सकते हो, ठीक है, देख रहे हो, अगर ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड अगर ये है, ये चेंजिंग है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है चेंजिंग, जब यहां से यहां जा सकता है, तो मैक्सवेल ने बोला कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करना चाहिए। है समझ में, क्लियर है। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो, मैक्सवेल argued that Maxwell argued that a time varying electric field is a source of changing magnetic field. A time varying electric field is a source of changing magnetic field. अब जरा बात को समझना, यहां पे हुआ क्या, अगर कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वह चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जब कहीं चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वह चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आएंगे दोनों साथ साथ आएंगे, जब भी आएंगे दोनों साथ साथ आएंगे, है ना। अगर कहीं पे भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो वहां पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफॉल्ट होगा, क्योंकि वो प्रोड्यूस हो रहा होगा। अगर कहीं पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डिफॉल्ट है कि वहां पर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रहा होगा, वाइस वर्सा। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पे भी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, जब भी होगा दोनों साथ साथ होगा, जब भी होगा दोनों साथ साथ ही होगा, ठीक है। और दोनों को कंबाइंड जब होता है, दोनों का कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग, दोनों का प्रोपोगेशन होता है, और उसी को हम नाम देते हैं ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। दोनों हमेशा साथ साथ में ही होगा, कोई अकेला नहीं आएगा, ठीक है। तो लिखो, लिख लो बाबू, यहां पे लिख लो, एन ईएमडब्ल्यू, लिखो, एन ईएमडब्ल्यू यानी एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, a wave is a wave radiated by an accelerated charge, is a wave radiated by an accelerated charge
accelerated charge and which propagates through space and which propagates through space as coupled यानी दोनों साथ साथ as coupled electric and magnetic fields as coupled electric and magnetic fields oscillating perpendicular to each other oscillating perpendicular to each other and to the direction of propagation of the wave and to the direction of propagation of and to the direction of propagation of the wave। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ यहां पे कि अगर मैं ये मानूं कि कोई एक वेव है, देखो ये एक्स लिया डायरेक्शन, क्या लिया एक्स डायरेक्शन, तो अगर कोई वेव ऐसा है जिसका वाइब्रेशन वाई के लॉन्ग है, वाई के लॉन्ग वाइब्रेशन है और प्रोपोगेशन है एक्स के लॉन्ग, जा किधर रही है, जा रही है एक्स के तरफ, लेकिन उसका वाइब्रेशन है वाई की तरफ, इस तरह से। ठीक है, है समझ में, ये हो गया आपका प्रोपेगेशन और ये हो गया आपका वाइब्रेशन। बात समझ आ गई? ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपोगेशन है एक्स के तरफ, वाइब्रेशन है वाई के तरफ, जहां पर ये इसका एम्पलीट्यूड है जिसकी वैल्यू मैं ले लेता हूं ई नॉट। ठीक है, अब जरा ध्यान दो यहां पे, अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से चेंजिंग हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा ही चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा होगा। किधर कर रहा होगा, जेड डायरेक्शन में कर रहा होगा। किधर कर रहा होगा, जेड डायरेक्शन, क्योंकि दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं और दो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हमने एक्स लिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन अगर वाई ले लिया है तो इन दोनों का परपेंडिकुलर कौन बचा, जेड बचा। क्या बचा, जेड बचा, ये जेड डायरेक्शन है। ये मैंने ड्राइंग यहां दिखाया हूं, एक्चुअली हो किधर रहा है, परपेंडिकुलर टू माई बोर्ड, ऐसे है, ये क्या है ऐसे, लेकिन मैं 3D में ड्राइंग नहीं बना पाऊंगा, इसलिए मैंने इसको इस तरह से दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड आपको प्रोपोगेट तो एक्स के तरफ ही करेगा लेकिन वाइब्रेशन इसका जेड एक्सिस के तरफ रहेगा। तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बात समझ आ गई, ये जेड की तरफ है और ये हो गया आपका, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, इसको मैं बोलूंगा बी नॉट। इसका प्रोपोगेशन फिर से कहां है, एक्स की तरफ, लेकिन वाइब्रेशन किधर हो गया, इधर जेड की तरफ। क्या हो गया, वाइब्रेशन हो गया इसका जेड एक्सिस के तरफ। कर लो, क्लियर सबको, एनी प्रॉब्लम किसी को भी? डन, चलो। तो इसमें हमने क्या सीखा, इसने हमने ये सीखा कि आपका ई इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन
परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन और प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ये तीनों चीजें क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। ये तीनों चीजें आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ये तीनों चीजें क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। हमने यहां पर क्या लिया है, हमने यहां पर लिया है ये एक्स के डायरेक्शन में यानी आई कैप, ये लिया है मैंने जेड के तरफ यानी कि के कैप, और ये लिया है मैंने वाई के यानी कि जे कैप में लिया है। क्लियर है, ड्राइंग से वेरी मच क्लियर है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, एनीबॉडी? चलो, अब अगर हमने ये बना लिया है तो मैं इसका इक्वेशन लिखना चाहूंगा। क्या लिखना चाहूंगा, मैं इसका इक्वेशन लिखना चाहूंगा। कैसे लिखेंगे, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखना चाहूं तो मुझे क्या लिखना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इसका वाइब्रेशन वाई के लॉन्ग है तो मैं क्या लिखूंगा, ई वाई जे कैप। क्या लिखूंगा, ई वाई जे कैप। जे कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है वाइब्रेशन का। ठीक है, डन। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, हमने आपको वेव में बता रखा हूं, किसी भी वेव का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, बताओ। इसको लिख सकता हूं मैं ई नॉट, ई नॉट मतलब मैक्सिमम वैल्यू इंटू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। डायरेक्शन दूंगा मैं, देखा, ठीक है। क्या हो गया, इज इक्वल टू ई नॉट इंटू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी जे कैप। यहां पर एक्स क्या हो गया, एक्स हो गया, एक्स आपको बताता है कि प्रोपोगेशन किस डायरेक्शन में, तो यहां पर एक्स क्या होता रहा है, एलोंग द एक्स डायरेक्शन इसकी प्रोपोगेशन है। और अगर यहां पर माइनस आए यानी कि ये प्लस ये माइनस दोनों का साइन अगर ऑपोजिट हो जाए तो समझ लेना कि प्रोपोगेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ है। अगर यहां पर प्लस होता तो मैं क्या बोलता कि वेव का प्रोपोगेशन निगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ है। बात सुना गई सबको, एनी प्रॉब्लम, एनीबॉडी? क्लियर है बाबू? अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे अगर आपने ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख लिया है तो इसको मैं चाहूं तो कुछ और लिख सकता हूं, है ना। जो आपको पता है के क्या होता है, के इज द वेव नंबर, आपने वेव में पढ़ रखा है, 11th क्लास में पढ़ाया था। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूं E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के को मैं लिख सकता हूं 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स माइनस ओमेगा को क्या लिख सकता हूं 2 पाई बाई टी इंटू टी। ठीक है, यहां से तुम तो 2 पाई कॉमन भी ले सकते हो। ये हो गया आपका ई। क्लियर है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई इंटू एक्स बाई लैम्डा माइनस स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। लिख सकते हैं ये बाबू सभी लोगों को, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम? डन है ना, हो गया काम। चलो इसको डायरेक्शन भी दे दिया करो, जे कैप। ठीक है, क्या हो गया, डायरेक्शन लिखेंगे हम लोग जे कैप। अच्छा, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा इक्वेशन, बताओ। तो मैग्नेटिक फील्ड में भी जो चीजें मैंने अभी लिखवाया है सेम चीजों को फॉलो करते हुए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे, जहां पर ई था वहां पर बी करूंगा मैं, और ये वाई के जगह क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, और ये जे के जगह क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। दिस इज डिफरेंस, बी बी जेड के कैप।
और यहां भी वही करूंगा मैं, b इज इक्वल टू बी नॉट इंटू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये सेम ही रहेगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगी, क्योंकि इसकी प्रोपोगेशन भी एक्स की तरफ है और पॉजिटिव एक्स की तरफ, सेम चीजें यहां भी आ जाएगी, केवल इसको बी कर दिया जाए। इसमें डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा आपको, ये के कैप की तरफ जा रहा था, इसको के क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे के कैप लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए मुझे, मुझे के कैप लिखना चाहिए। उतार लिया सभी लोगों ने, चलो बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है, एनीबडी, किसी को? सर एक्स वाई लेमडा हो गया, जेड वाई लेमडा, हो गया बाबू, एक्स वाई लेमडा होगा या जेड वाई लेमडा? एक्स वाई लैम्डा, ये प्रोपोगेशन को करता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, और वो एक्स के तरफ ही है, दोनों के सेम रहेगा। सभी लोगों को क्लियर हो गया ना? अच्छा, अब अगर देखो, अगर इसमें पूछ दिया जाए कि बी का वाइब्रेशन के डायरेक्शन में है, तो इसका कंपोनेंट एक्स की तरफ क्या होगा या वाई के तरफ क्या होगा, है ना? तो आप सिंपल बोल सकते हो कि दोनों के डायरेक्शन में इसकी मैग्नीट्यूड जीरो होगी। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वैसे भी मैग्नीट्यूड जीरो होती है, इंपैक्ट ही नहीं होता। तो इसका केवल और केवल के डायरेक्शन में वाइब्रेशन होगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक्स और वाई की तरफ कोई वाइब्रेशन नहीं होगा। एंड सिमिलरली ई के लिए भी अगर बोला तो ई किधर जा रहा था, ई जा रहा था वाई की तरफ, तो इसका वाइब्रेशन अगर एक्स की तरफ पूछा जाए या के की तरफ बोला जाए तो सॉरी यानी जेड की तरफ पूछा जाए तो हम डायरेक्ट बोलेंगे जीरो। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट बोलेंगे जीरो होगी। क्लियर है? अच्छा, अब किसी भी टाइम पर एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो एक साथ ईएमडब्ल्यू के रूप में चल रहे हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, मुझे यह जानना है। तो मैं बता दूं आपको, किसी भी टाइम पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो ये हमेशा और हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी, सी के बराबर आएगी। एंड व्हाट इज सी? सी इज नथिंग बट सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो जब यहां पर ये मैक्सिमम जाएगा ई नॉट, उसी टाइम पे बी भी बी नॉट मैक्सिमम जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू सी। ई नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू भी क्या लिखेंगे हम लोग, सी लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है बाबू सभी लोग को? अच्छा,
आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, सी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, फ्री स्पेस में, ठीक है, फ्री स्पेस में 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होती है, सी के बराबर होती है। लेकिन अगर यही किसी मीडियम में कर दोगे तब क्या होगा, मीडियम में जब करेंगे तो आपको पता है ये सी के बदले वेलोसिटी हो जाएगी, जो कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और वो क्या हो जाएगी, क्योंकि आपका अब म्यू नॉट के जगह पर म्यू हो जाना चाहिए और ये एप्सिलॉन हो जाना चाहिए। उस मीडियम में परमेबिलिटी क्या है और उस मीडियम की परमिटिविटी क्या है वो लेना पड़ेगा। और आपको भली भांति जानते हो कि म्यू को हम लिखते हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर, एंड एप्सिलॉन को लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसी को अगर मैं फर्दर करूं, इसको म्यू नॉट ये अगर अलग कर दूं तो क्या हो जाएगा, 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/√μr इंटू एप्सिलॉन आर लिख सकता हूं, करेक्ट है। और ये आपको पता ये क्या है, सी होता है, तो v इज इक्वल टू सी इंटू 1/√μr इंटू एप्सिलॉन आर हो गया, यहां से हो गया, क्लियर है। और आपको ये भी पता है सी बाई भी, क्या बोल रहे हैं, सी बाई भी क्या होता है बताओ, यस। तो अगर मैं इसको यहां कर दूं तो क्या हो जाएगा, सी बाई भी, और इस सी बाई भी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको आप म्यू से रिप्रेजेंट करते हो जनरली, दिस बिकम्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, यानी क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको, म्यू आर एप्सिलॉन आर, क्लियर है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछेगा भाई। हो गया काम। तो ये था हमारा ईएमडब्ल्यू के बारे में, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ईएमडब्ल्यू कैसा दिखेगा, मैं वो देख लिया, उसका इक्वेशन क्या होगा वो देख लिया, और उसके फर्दर रिलेशन भी हमने पढ़ लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये तो हमने देख लिया पढ़ लिया, अच्छी बात है, लेकिन ये प्रोड्यूस कैसे होगा, इसका सोर्स क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए, है? इसका सोर्स क्या है, ईएमडब्ल्यू का सोर्स क्या है, ठीक है। तो लिखो, सभी लोग लिखो, सोर्सेस ऑफ ईएमडब्ल्यू, लिखो सोर्सेस ऑफ ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या है हम लोग वो पढ़ेंगे, ठीक है।
ठीक है, सोर्सेस ऑफ ईएमडब्ल्यू। अब ईएमडब्ल्यू का सोर्स क्या होगा, हम उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, मान लिया जाए अगर आपने क्यू चार्ज ले लिया है, क्या ले लिया, एक क्यू चार्ज ले लिया, ठीक है, जो रेस्ट में है। अब ये क्या करेगा बताओ, ये अपने इर्द गिर्द चारों तरफ किसी भी पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। आपको पता है कि क्यू बाई आर स्क्वायर है भाई साहब, आर डिस्टेंस पे है, क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, कांस्टेंट करेगा। यानी कि क्यू अगर एट रेस्ट है तो ये प्रोड्यूस क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। किसी भी पॉइंट पे जितना होगा वो फिक्स रहेगा, क्योंकि क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। सिंपल सी बात है, क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, करेक्ट है, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्यू एट रेस्ट ई कांस्टेंट, क्या डेवलप होगा, ई। Recording in progress. चलो, दिख रहा सबको, हाँ, सभी लोग पढ़ाई के मूड में बैठो भाई, वीडियो ऑन रखो सभी लोग। चल देखो इधर, चलो वीडियो ऑन रखो सभी लोग भाई। अब अगर क्यू कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तब क्या करेगा, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये मूव कर रहा है तो किसी पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं इसके कारण, तो ये तो दूर जा रहा है भाई साहब, मतलब इधर जा रहा है, ये सपोज डिस्टेंस बढ़ते जाएगा,
जब इसका डिस्टेंस बढ़ते जाएगा या डिक्रीज होते जाएगा, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। अगर एक मूविंग है तो, और ये फिक्स है, तो डिस्टेंस क्या होगा ना, कम होगा या ज्यादा होगा। तो उससे उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चेंजिंग होगा या नहीं होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग होगा कि नहीं होगा बाबू? यस सर। अगर अगर चार्ज मूविंग है तो डिस्टेंस तो चेंज होगा किसी पॉइंट पे। तो कहने मतलब ये है कि ये तो चेंजिंग हो गया बाबू, ये चेंजिंग हो गया है ना इस पॉइंट पे। अच्छा, जब ये खुद कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है क्यू, तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया बताओ? ये जब खुद मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो ये करंट नहीं बन गया, इलेक्ट्रिक करंट है बाबू। यस सर। फ्लो ऑफ चार्ज को ही तो करंट बोलते हैं। तो अगर चार्ज मूविंग है, ये तो खुद करंट बन गया। और करंट अगर बन गया तो वो तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चौथा चैप्टर पहले ही पढ़ रखा हमने, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक करंट हो जाने की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करना चाहिए। यस और नो, यस और नो? समझ में आया राम रतन? यस सर। गुड। और उसका तबीयत ठीक हुआ भाई? क्या नाम है रचित का? तबीयत ठीक हुआ बेटा? आज भी सर क्या तबीयत खराब है अभी भी? यस सर। ओ बेटा भाई साहब, बेटा तबीयत का ध्यान रखो सब लोग, है ना। अभी बेटा चैप्टर छोड़ नहीं सकते और क्लास मिस नहीं कर सकते, है ना। इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है अभी 2-3 महीने, ठीक है। जनवरी तक बहुत कीमती समय बेटा, एक एक दिन सभी लोग को ध्यान रखना है, हेल्थ पे भी, है ना, पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ भी। चलो देखो बेटा, अब इलेक्ट्रिक करंट जब बन गया तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन बी जो होगा वो क्या होगा, वो तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि करंट कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो डेवलप हो रहा है वो तो कांस्टेंट डेवलप होगा ना, है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक करंट जो भी डेवलप हो रहा है वो कांस्टेंट है। और जब इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट है तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो भी तो कांस्टेंट रहेगा। यस और नो बाबू बताओ, सभी लोग क्लियर है? वही बोलेगा Yes, जिसको sir. समझ में आ रहा है भाई, है ना। जिसको Yes, समझ में sir. नहीं आ रहा वो Yes, तो sir. शांति से बैठेगा, है ना। यस सर। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? 2 लोग को है, बाकी लोग सब गोल 0/0। किसको समझ में आया? समझ में किसको आया ये बताओ, यहाँ तक क्लियर किसको किसको है? सर क्लियर। यस सर। क्लियर है। क्लियर है सर। सर क्लियर है। 4 आदमी को, 10 आदमी को, और मैं बैठा हुआ 30-38 साल तो बैठा हुआ है 38 में कितने लोग को पढ़ा है क्लियर? 15 लोग को। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सीमा, किरण, अभियंका, अभय, स्नेहा, आप लोग को भी काउंटिंग होता है? हैं? बताना है, बोलना है, क्लास में इन्वॉल्व रहना है कि प्रतिज्ञा ले रखी हो तुम लोग भी कि सबसे धीमा हम ही लोग रहेंगे पूरे बैच में या पूरे इंडिया में? ऐसा भी है क्या कोई प्रतिज्ञा है? आकाश पाताल धरती को साक्षी मानते हुए प्रतिज्ञा तो नहीं कर लिया है भाई कि दुनिया का पूरा ठेका हम ही ले रखा है कि सबसे धीमा हम ही रहेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं? भाई बोलना है, क्लास हो रहा है भाई, देखो समझो, नहीं आता तो पूछो, इतना तक तो छूट है। अब आता है तो बोलो यस सर, है ना, जैसे बाकी जनता बोलती है। नहीं, चुप नहीं रहना है, इन्वॉल्व रहना है क्लास में। चलो बाबू, अब इसके बाद क्या कर रहे हैं? अब मैं बोल रहा हूं क्यू, अगर क्यू कांस्टेंट वेलोसिटी से ना चल करके एक्सेलरेटेड है, क्या हो गया बाबू? एक्सेलरेटेड कर दिया, एक्सेलरेशन दे दिया चार्ज में। अब क्या होगा? जब एक्सेलरेशन होगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, यानी कि कभी चार्ज कम टाइम में पार हो गया और पहले ज्यादा टाइम में हो रहा था, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट अब जो डेवलप होगा इसके कारण वो कांस्टेंट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? चेंजिंग करंट होगा।
यस और नो? है बाबू? तो चार्ज का फ्लो क्या है? चेंज हो रहा है ना, चार्ज का फ्लो चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है, यानी कि कम टाइम में अब ज्यादा चार्ज भी फ्लो कर सकता है, क्योंकि एक्सीलरेशन है ना। तो करंट भी डेवलप हो, चेंज होगा, यानी कि अब जो हुआ डेवलप, वो क्या हुआ? चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट बन गया ये। ठीक है बाबू? अच्छा, अब चार्ज तो है ना, चार्ज तो है और दूर भी जा रहा है, ठीक है, दूर भी जा रहा है किसी पॉइंट से, और दूर जाने की स्पीड भी क्या हो रही है? वैरी हो रही है। तो हमें तो वैरी से मतलब है भाई साहब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा कि वैरी होगा? बताओ बाबू, सभी लोग बोलेगा, जिसको समझ में आ रहा सभी बोलेगा वेरी वैरी होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग होगा। ठीक है? अच्छा, अब जरा देखो यहाँ पे, ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट था, तो बी कांस्टेंट डेवलप हुआ था, लेकिन अब तो क्या हुआ? अब तो इलेक्ट्रिक करंट भी चेंजिंग है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट खुद चेंजिंग है, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कांस्टेंट होगा कि चेंजिंग होगा? वो बताओ। चेंजिंग होगा, यानी बी भी चेंजिंग होगा, है ना? क्या होगा? बी भी चेंजिंग होगा। तो क्या हम लोग वहां पहुंच गए जहां पे हमको खोज करना था जिस चीज को? यस और नो? बाबू बताओ, क्या हम लोग Yes, sir. उस गंतव्य तक, Yes, उस sir. गंतव्य तक पहुंच गए जहां पे जिसकी हमें खोज थी? है? Yes, sir. यस सर पहुंच गए बाबू? हैं? यही तो मुझे चाहिए Yes, था sir. कि ई भी चेंजिंग रहे, बी भी चेंजिंग रहे। और जब दोनों चेंजिंग रहे तो मैं बोल सकता हूँ ईएमडब्ल्यू, है ना? दोनों जब मिल गया तो मैं क्या बोलूंगा? दिस इज नथिंग बट दिस इज ईएमडब्ल्यू। तो ईएमडब्ल्यू जब मिल गया तो वो किससे मिल रहा है? एक्सिलरेटेड चार्ज से मिल रहा है। किससे मिल रहा है बाबू? एक्सिलरेटेड चार्ज से मिल रहा है। सो वी कैन से दैट एक्सिलरेटेड चार्ज इज द सोर्स ऑफ ईएमडब्ल्यू। क्लियर है? क्या बोल सकता हूं मैं बोल सकता हूं कि एक्सेलरेटेड चार्ज इज द सोर्स ऑफ ईएमडब्ल्यू। ये 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, है ना, कि ईएमडब्ल्यू का सोर्स क्या है ना? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ चार्ज, है ना, करंट, एक्सेलरेटेड चार्ज, ठीक है, वायरिंग करंट, कुछ भी बोल सकता है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें सिलेक्ट करो बाबू, तो कर देगा कि जीरो आ जाएगा? है, जीरो नंबर लेके आएगा कि लेके आएगा पूरा नंबर? आ जाएगा. आ जाएगा सब पूरा। आ जाएगा। बस इसमें क्या करना है भाई? एक्सीलेटेड चार्ज देखते टिक मारो, और क्या? आ गया 4 नंबर। तो क्या लिखो? लिखो बाबू, यहाँ पे लिखो, नोट करके लिखो, नोट करके लिखो बाबू, लिखो। एन एक्सिलरेटिंग चार्ज, राइट डाउन, एन एक्सिलरेटिंग चार्ज is the source of an EMW, ठीक है? एनी प्रॉब्लम किसी को? चलो, ये हो गया काम, है ना? नेक्स्ट लिखो, इसी में लिख लो, इसी में पॉइंट लिख लो। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द EMW, चूंकि वेव है ना, वेव की तो फ्रीक्वेंसी भी होगी, कितनी होगी? तो लिखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द EMW इज इक्वल टू द frequency of तो राम रतन तो यहां बैठा हुआ है भाई, लाइब्रेरी में। मैं सोच रहा हूं वहां बैठा हुआ है कंबाइंड में, है भाई? चलो ठीक है। हाँ, लिखा बाबू, लिखो। वेव इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द चार्ज। EMW is equal to the frequency of oscillation of the charge. ठीक है बाबू, क्लियर है?
यानी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी वही हो जाएगा जो आपने पढ़ रखा है, जो रट के बैठा हुआ है तुम लोग, 1/√2π√LC, है ना। इसी फ्रीक्वेंसी से चार्ज क्या करता है, ऑसिलेट करता है। एक्चुअली इसको हम लोग जो पढ़ते हैं EMW डेवलपमेंट के लिए, वो हम लोगों ने हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट से करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, है ना। लिख लो, लिखो EMW, नोट करके लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, EMW is produced and detected, EMW is produced and detected by Hertz experiment। हर्ट्ज वही फ्रीक्वेंसी वाला, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, लिख लो बाबू, लिख लो, EMW is produced and detected by Hertz experiment। ठीक है, क्लियर है। सर हाँ बोल, बोल दो। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो रेडिएशन निकलता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल सकते हैं। बताऊंगा बेटा, बताऊंगा रेडिएशन कौन सा निकल रहा है, देखो मैक्सिमम सब कुछ EMW होता है, मैं अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा इसी चैप्टर में, टेंशन मत लो। अभी मैं आ रहा हूँ, सारे टाइप के वेव आ रहा हूँ, सारे चीज बता रहा हूँ, इसी में आ जाएगा, है ना। इस चैप्टर खत्म होने के पहले सब एक्सपेरिमेंट तुम्हें क्लियर हो जाएगा। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट आ गया बेटा, ये क्लियर हो गया। एक पॉइंट और लिख लो, इसी बात पे एक पॉइंट और लिखो, जब बात उठ रही है तो लिखो EMW, लिखो EMW is transverse in nature, देखो ट्रांसवर्स इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, ट्रांसवर्स वेव होता है। ट्रांसवर्स वेव किसको बोलते हैं बताओ, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं कि अगर हमारा वेव का वाइब्रेशन प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर हो तो उसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। जैसे स्प्रिंग वाला जो एग्जांपल लिया था, है ना। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव किसको बोलते हैं, वैसा वेव जिसमें वेव का प्रोपोगेशन और पार्टिकल का वाइब्रेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, जैसे साउंड वेव, स्प्रिंग, है ना, स्प्रिंग में जो वेव क्रिएट करते हो, ठीक है, ये सारे क्या हैं, दीज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो EMW में हमने अभी क्या देखा, EMW में हमने देखा था कि एक्स के डायरेक्शन में आपका वेव प्रोपोगेट कर रहा था, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन किधर था, एक वाई डायरेक्शन में था और दूसरा जेड डायरेक्शन में था, एंड बोथ वेयर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। सो द EMW इज ट्रांसवर्स वेव, है ना, इसलिए हमने लिखवाया EMW ट्रांसवर्स इन नेचर, ट्रांसवर्स इन नेचर। क्लियर है बाबू, सबको क्लियर हो गया।